हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू आपका फिजिक्स टीचर। तो हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 समतल में गति मोशन इन प्लेट ये चीज़ कर रहे थे। ठीक, तो 2 लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है, 2 पार्ट हम इसका कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, तीसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक, तो पहले में क्या था कि हम लोग सदिश के बारे में पढ़े थे, सदिश होता क्या चीज़ है, कितने प्रकार के सदिश होता है। दूसरे लेक्चर में हम लोग के सदिश को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, कि 2 वेक्टर है उनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इतना सारी चीज़ सीख चुके थे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और अलग सीखते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कुछ नया चीज़ सीखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग फालतू की बातें नहीं करते हैं। तो समतल में गति का तीसरा वीडियो है, बहुत दिन बाद आज अपलोड हो रहा है क्योंकि दिवाली की छुट्टी थी, तो एक आध हफ्ते छुट्टी में हो गया था यार, सॉरी, जल्दी नहीं कर पाया मैं, आपका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ना घटाना और हम लोग गुणा करना सीख चुके हैं। ठीक, कैसे 2 प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को 2 सदिशों का सदिश गुणनफल कहा जाता है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में आंसर आता है। तो जैसे देखो, हमको ना 2 सदिशों के बीच का हमको एंगल निकालना है। ठीक है, 2 सदिशों, देखो ध्यान समझिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, 2 सदिशों के बीच का कोण, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक, तो जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए का वैल्यू है a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। देखो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, इसको यदि पता नहीं होगा तो लेक्चर नंबर 1 देखिए। डायरेक्ट यदि कोई तीसरा मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से देखिए, भले लेट हो जाए, पहले उधर के देख के आ जाए, थोड़ा बहुत जानते हो आई जे के रूप में, तो देखो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a2i कैप प्लस b2 क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस c2 के कैप हो जाएगा। समझ गए। अब हमको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए डिवाइडेड है ना मॉड ऑफ बी, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक, इसी को हम लोग जानते हैं कि देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, और मॉड ऑफ बी का वैल्यू क्या होता है, बी ही होता है। क्योंकि देखो यदि इसका मॉड निकालने के लिए बोलूँगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका मॉड निकालो बोलूँगा, तो क्या करोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि जो भी आंसर आएगा अदिश रूप में आता है। तो जो सदिशों का जो मापांक होता है ना वो अदिश हो जाता है, सदिश का मापांक अदिश होता है, तो मॉड ऑफ ए को ए लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आंसर ए मतलब ए वाला ए नहीं आता, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर लिखा जाता है, तो उसको ए लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये तो फार्मूला 1 हो गया कॉस थीटा का, यही है। इसी को कैसे लिख दिया जाता है, जैसे कि ये देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा प्लस b1 b2 हो जाएगा। ठीक है, b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो बताया अभी कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ ए को हम लोग ए ही लिखते हैं और मॉड ऑफ बी को हम लोग बी ही लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ ये, तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मेन तो ये है और ये है, इनसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, एंगल निकालेंगे हम लोग। तो एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो कि कैसे निकालते होंगे इसका एंगल। ठीक, तो देखो जैसे कि मुझे ना a इज इक्वल टू कोई क्वेश्चन दे दिया है, चलो a इज इक्वल टू दे लेता हूँ मैं आई के प्लस 2j के प्लस क्या है यहाँ पे 3k कैप ले लिया मैं। ठीक, अब b इज इक्वल टू मानता हूँ 2i कैप माइनस j कैप प्लस क्या है 4k कैप ले लिया, ऐसा ले लिया हूँ। अब बोला है कि 2 सदिशों के बीच का एंगल लीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड b, दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो चूंकि हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमको पता है कॉस थीटा का फार्मूला।
अब क्या होगा देखो यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा, A1 A2 मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 × 2 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं सामने मतलब 1 है, तो 2 1 जा कितना हो गया 2 × 1 हो गया यहाँ पे। फिर प्लस हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 गुना मैं क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 2 हो गया, माइनस यहाँ भी 2 1 2 हो गया। ठीक है, प्लस 3 4 12 हो गया। ठीक है, 12 लिख दिए। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, 2 2 4, 3 3 9। यहाँ देखो क्या होगा, अब यहाँ पे 2 2 4 माइनस में, लेकिन घात सम संख्या इसलिए प्लस में आएगा, 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा है, ये तो कट गया, ऊपर क्या बचा 12, ये हो गया 9 1 10 14 हो गया, √14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा है, यहाँ पे उसको 12 का 12 करते हैं, इसको करते हैं हम लोग 7 × 14। ठीक है, 7 × 14 7 × 2, इसको हम लोग कर देते हैं 7 × 3। ठीक है, एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर 12 का 12 है, यहाँ पे दोनों 207 दिख रहा है, 107 बाहर निकल गया, और अंदर में 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 12/7√6। इस प्रकार से हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, समझ गया। अब देखो दो कंडीशन और क्या क्या हो सकता है इसका। ठीक, थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ मार्कर में, उसका आगे करते हैं। अब पढ़ेंगे कि देखिए दो वेक्टर जो है ना, कि मान लो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तब क्या हो सकता है, और समांतर है तब क्या हो सकता है। ठीक, देखो अब यहाँ पे एंगल तो निकल गया, फार्मूला को अच्छे से लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तब समझ में आएगा, आपको मज़ा आएगा फिर बनाने में क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर का। ठीक, अभी कराएंगे क्वेश्चन, तब को समझ में आएगा कि होता कैसे है क्वेश्चन। जैसे कि ना देखो दो सदिश का क्या होगा, यदि मान लो सदिश ए और बी का लंबवत वाला कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माना कि ए इज इक्वल टू आपको दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1k दे दिया है, और b इज इक्वल टू आपको पता है a2i प्लस b2 यहाँ पे क्या दे दिया j प्लस c2 क्या दे दिया है k दे दिया है। अब देखो ये वेक्टर, ठीक है, सदिश a व b परस्पर, ठीक है, परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है, यदि कब लंबवत होंगे, जब a डॉट b दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या हो 0 हो। अर्थात a डॉट b मतलब क्या चीज़, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि a और b क्या होंगे लंबवत। यानी कि एक वेक्टर ऐसा जा रहा है तो कोई वेक्टर इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के तो ऊपर जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा, नहीं, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री होगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि दोनों परस्पर लंबवत होंगे, और उसके लिए फार्मूला क्या होगी, हम a डॉट b a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके देखेंगे, आंसर यदि 0 आता है तो मतलब क्या चीज़ है वो लंबवत है। ठीक है, और क्या चीज़ है कि दोनों परस्पर समांतर होंगे। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया लंबवत के लिए। दूसरा पॉइंट क्या चीज़ है आपके पास कि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर, ठीक है, परस्पर क्या होंगे, यहाँ पे समांतर होंगे यदि कब होंगे समांतर, जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या हो, तीनों आपस में मतलब क्या हो बराबर हो, तो क्या हो जाएगा परस्पर वो समांतर होंगे। ठीक है, इसका भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ठीक, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ, है ना। तो देखो क्वेश्चन में से सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत है, क्वेश्चन दे दिया, और आपको वेक्टर a इज इक्वल टू i के प्लस 4j के प्लस 3k के, और b इज इक्वल टू दे दिया 4i के प्लस 2j के माइनस 4k के, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, और बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये लंबवत है। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे यदि a डॉट b का वैल्यू क्या हो 0 हो, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 1 × 4
यहाँ प्लस है, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 इंटू 2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस इसलिए माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। देखो 0 आना चाहिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 8 और 4 दिया कितना हो गया यहाँ पे 12। देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, इधर 0 चल रहा है, ठीक है। तो एक कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा 0 बराबर 0। तो देखो दोनों साइड क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि हाँ अब बोल देंगे कि इति सिद्ध में सिद्ध हुआ कि इतना जो वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या चीज़ है, लंबवत है। समांतर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यदि मान लो ए का वैल्यू आपको दे दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k दे दिया आपको, ठीक है, और बी का वैल्यू आपको दे दिया है 4i प्लस 6j प्लस 8k दे दिया है। अब पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या चीज़ है, समांतर है, ठीक है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप पता है हमको कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर होंगे, ठीक है, समांतर होंगे यदि, ठीक है, समांतर मतलब क्या, एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। हो सकता है कि ऐसा है तो दूसरा ऐसा हो, समझ गए। तो उसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमको फार्मूला क्या दिया था, परस्पर समांतर होंगे यदि कब, जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होंगे, तब जाकर हम समझ जाएंगे कि समांतर होंगे। तो देखो a1 का वैल्यू कितना हमारे पास 2 है, a2 का वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है, c1 का वैल्यू 4 है, c2 का वैल्यू 8 है। तो 2 1 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। देखो सब में क्या आया, 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया। हम समझ गए कि दिया गया जो वेक्टर है वो क्या चीज़ आपस में परस्पर समांतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या आज सीख गए, एंगल निकालना सीख गए, दोनों के बीच कोण निकालना सीख गए, ठीक है, और क्या लंबवत है उसको समझ गए, समांतर है उनका कंडीशन समझ गए, क्वेश्चन भी कैसे आता है उसको समझ गए। अब देखो नया रूल जो है सबसे इम्पोर्टेंट और एकदम बढ़िया है, ठीक है, उसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ रूल है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है, अब क्या पढ़ना है हमको कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, समझिएगा, सदिशों के, ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम, ठीक, त्रिभुजीय नियम, फिर त्रिभुज नियम बोल देते हैं उसको, त्रिभुजी नहीं बोल के त्रिभुज नियम, ठीक है। तो इसको क्या है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो इसमें होता क्या चीज़ है, जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दिया है आपका a, उसको प्लस करना है इनके साथ वेक्टर b कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो क्या होगा, देखो एक वेक्टर ऐसा गया है ना, इसका डायरेक्शन इधर है, दूसरा ऐसा है, तो इसका दोनों को मिला के जैसे a और b को हम लोग मिलाए हैं तो आंसर क्या होगा a प्लस बी, तो ये इधर होगा, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग a प्लस बी, ठीक है, समझ गए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर b है, दोनों को जोड़े हैं तो इसका जो टोटल कुल जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इनके क्या होगा, अपोजिट होगा। कहने के मतलब देखो एक ऐसा गया, इसका डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा का डायरेक्शन ऐसा है, तो तीसरा को ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन, लेकिन नहीं, तीसरा का डायरेक्शन क्या होगा, इनके अपोजिट होगा। एक ऐसा गया है, एक इधर, तो तीसरा इधर ना जाके क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और वही इन दोनों का योगफल होगा a और यहाँ पे b। तो यहाँ पे जो r बराबर लिखेंगे, रिजल्टेंट बराबर परिणामी बराबर, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योगफल a प्लस बी के। समझ गए। तो ये a प्लस बी उनको बराबर क्या हो गया हमारे पास, a b हो गए, दोनों को जोड़ दिए, और तीसरा जो होगा ना इसके सदिश के योगफल के बराबर। तो इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं, देखो लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो इसमें लिखा गया कि इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मैं इसको वीडियो में शो कर दूंगा। तो ये आपको चित्र सहित आपको क्या करना है, बनाना है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। ये क्या था आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोड़ना कैसे समझ गए ना, कि यदि एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा, तो तीसरा इसका अपोजिट ही होगा,
यदि वेक्टर एक ऐसा है, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, तो तीसरा वेक्टर इनका परिणामी होगा इन दोनों से। मान लो यहाँ पे 3 है, इसका मान, इनका मान 4 है, तो इनका मान क्या होगा, 3 धन 4 होगा वैल्यू, और डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट। ये ऐसा है तो ये ऐसा है, तो तीसरा ऐसा नहीं करके इसको इस डायरेक्शन में लेना है। तो ये क्या चीज़ है, आपका सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम देखिएगा, इसके बाद फिर कौन सा नियम लगाना है हमको, चतुर्भुज नियम बोलते हैं। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम के बाद क्या होगा, समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम, चतुर्भुज नियम। ठीक है, इसमें क्या है, देखो कि एक ट्रेंगल मान लो कुछ इस प्रकार से दिया है और दूसरा मान लो ऐसा दे दिया है, ये वेक्टर ए है और वे वेक्टर क्या चीज़ है आपके पास बी दे दिया है, समझ गए ना, और ये एंगल आपके पास थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब कैसे जोड़ेंगे इसको, तो एक ना इसको हम लोग क्या बना देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं डैश डैश मिला के। ठीक है, समझ गए। तो जैसे कि ये जानते हैं समांतर चतुर्भुज की ये भुज जितनी लंबाई होती है उसकी भुजा का लंबाई भी उतना ही होता है। जैसे ये साइड जितना लेंथ होगा उसका साइड यही होगा, इसलिए क्या होता है यहाँ पे वेक्टर ए है तो इसका ही मान को हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर ए ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या वेक्टर बी ले लेते हैं। तो इसका जो परिणामी क्या होगी, इस जो ट्रेंगल का दिख रहा है परिणामी, ये जो उसका ना विकर्ण है आपका, ठीक है, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे ये क्या चीज़ है आपका डायगोनल दिख रहा है, विकर्ण दिख रहा है, वो इसकी परिणामी होगी। अब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। ठीक, जैसे ये ऐसा गया, ये ऐसा है, तो तीसरा ऐसा होना चाहिए, वो ना होकर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी आर। तो इसका परिभाषा कैसे है, देखो ध्यान समझिएगा कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, कि यदि दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित किया जाएगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो दिख ही रहा है यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे तब भी होगा भाई कि देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है तो इसका डायरेक्शन ये है, तो तीसरा का डायरेक्शन उल्टा ऐसा ना हो कि ऐसा ही होगा, तो वो भी है, और वो भी ए प्लस बी के बराबर ही है। ठीक है, तो ये दिख गया। अब इनका परिणामी कैसा निकाला जाता है, इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि हम समांतर चतुर्भुज नियम से कैसे इसका हमको फार्मूला कैसे उत्पन्न करेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला कैसे आएगा उसको बनाएंगे, समझिएगा अच्छे से। तो देखो यहाँ समझना, ठीक है, क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट में परिणामी निकालना है, परिणामी। तो मैं बना, उससे पहले बना लेता हूँ एक ये ट्रायंगल, ठीक है, सदिश वाला। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बढ़ा दिया आगे। अरे क्या बन रहा है, ठीक, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया क्या जी, ठीक है, चलो चला लेना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज टाइप से बनना है, इसको बनाना है, ये होना चाहिए ऐसा और ये होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। यहाँ पे एंगल जो दिख रहा है ना, ये थीटा बना है, थीटा एंगल का बना है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से गया है, आप सीधा सीधा बनाइएगा, ठीक, अच्छे से बनाइएगा। अरे क्यों मुड़ जा रहे हो यार, ठीक, अब समझ जाइएगा, ये आर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर क्या चीज़ है आपका बी है। ठीक, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ाया और यहाँ से मैं एक लम डाल दिया यहाँ पे। ठीक, ये हो गया आपका लम, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये ए है, नाम मैं इसको ओ दे दिया, तो इसको ए, इसको बी, इसको मैं सी दे दिया, इसको डी अपने मन से दे दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल दिख रहा है ना, वो अल्फ़ा एंगल बना है, टोटल जो दिख रहा है ये थीटा है। ठीक है, ये जो एंगल बना है वो थीटा है और ये वाला भाग क्या बना है, अल्फ़ा बना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम जानते हैं कि एकांतर कोण वाला, जैसे कि ये जो कोण यदि थीटा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये पूरा थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक, अब समझना क्या हो क्या रहा है। तो मैं इसमें त्रिभुज में दिखाना चाहूँगा आपको, क्या चीज़ कहाँ गया मेरा, इसका ढक्कन कहाँ गया, चलो ठीक, देखो तो इस समझ में आ गया कैसा बनाया हूँ इसको, बस इसको बस अलग से बनाया हूँ, बाकी तो सब सेम है। तो ट्रायंगल,
ट्रेंगल किस में दिखा रहा हूँ मैं, ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में ये थीटा है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जब एंगल थीटा बना है तो आपका लंब बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। तो लंब कितना है आपके पास, BC है, BC, और कर्ण कितना के पास, AC है। तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और BC का वैल्यू आपके पास कितना है भाई, BC का वैल्यू BC है, और AC का वैल्यू आपके पास कितना दिख रहा है, B दिख रहा है। तो वेक्टर B लिख दिए। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, BC इज इक्वल टू, त्रिज्या गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, B साइन थीटा आ गया, B साइन थीटा। ठीक है, उसी में देखो, उसी ट्रेंगल में हम लोग कॉस थीटा बराबर लेंगे तो आधार बटे क्या होता है, आधार क्या आपके पास AB है और कर्ण क्या आपके पास AC है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का AB है, AC का वैल्यू वेक्टर B है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो AB का वैल्यू आपके पास क्या आया, AB का वैल्यू B कॉस थीटा आया। ठीक है, B कॉस थीटा, ये AB का वैल्यू आ गया। तो जिसका जिसका वैल्यू आ गया उसको पुट कर दो, वहाँ पे रख दो। ठीक है, समझिएगा। तो जिसका जिसका वैल्यू आ गया तो यहाँ पे AB का वैल्यू आ गया आपके पास, AB का वैल्यू आ गया है B कॉस थीटा, इसका वैल्यू है B कॉस थीटा, और इसका वैल्यू आ गया है B साइन थीटा, इसको भी लिख दो, ये B साइन थीटा, इसका वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं कौन सा ट्रेंगल ले रहा हूँ, अब सबसे बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहा हूँ इसको। ठीक है, OBC। ठीक है, तो ट्रेंगल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को ले रहा हूँ। OBC में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, मेरा ये OC का स्क्वायर हो जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा ना, ये वाला ट्रेंगल दिख रहा है बड़ा वाला, ये O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C वाला, ये वाला। ठीक, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे OC का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर ही रहेगा। OB के जगह में देखो दो भाग बटेगा, OB जो दिख रहा है OA प्लस AB के बराबर है ना, OB जो दिख रहा है OA प्लस AB के बराबर है, इसलिए मैं OB की जगह में क्या लिख दिया, OA प्लस AB का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, BC क्या है, BC में आपके पास देखो BC का BC ही होगा, BC का ही स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का मान कितना है मेरे पास, A है। ठीक है, और AB का मान मेरे पास कितना है, B कॉस थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया B कॉस थीटा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। BC का देखो, BC का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, B साइन थीटा लिख दिया, B साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं OC का मान देखो, OC का मान कितना है, R है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिख दिया मैं, R का स्क्वायर लिख दिया। अब भाई यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाना है, तो सबको पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता है, सबको पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का R स्क्वायर, A का स्क्वायर तो वेक्टर भाग जाएगा A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A और B कॉस थीटा, यहाँ पे वेक्टर हटा देना, कोई ज़रूरत नहीं वेक्टर लगाने का भी। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, समझ में आया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे R स्क्वायर का R स्क्वायर है, A स्क्वायर का A स्क्वायर निकाल दिए। देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी B स्क्वायर, यहाँ भी B स्क्वायर हम कॉमन निकाल दिए, तो B स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि 2AB कॉस थीटा। और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया और B स्क्वायर एकम B स्क्वायर ही बचेगा, तो R स्क्वायर बराबर आपको मिल गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका मान तो 1 है। और उसके बाद क्या बचा के पास 2AB कॉस थीटा। तो R बराबर क्या मिल गया, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। तो यही आपका परिणामी का फार्मूला मिल गया कि यदि मान लो एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो परिणामी कितना होगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा आंसर आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ठीक। तो इसको मैं आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कैसे, मतलब बोलता है कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश की गणना कीजिए या परिणामी सदिश के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आपको पूरा डिटेल में इतना बनाना पड़ेगा, और जो मैं चतुर्भुज नियम पढ़ा हूँ या शो कर दूंगा आपको वीडियो में, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया आपका परिणामी निकालने का। अब इसी में दिशा निकालने के लिए बोल दिया जाए, लिख लेना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, कितना लंबा हो गया वीडियो, 25 मिनट, 5 मिनट कम से कम पढ़ा देता हूँ ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ है, इसी में दिशा निकालने के लिए बोल दिया जाए कि यदि मान लेते हैं कि माना परिणामी, ठीक है, माना परिणामी जो आर है, ठीक है, आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण, ठीक है, अल्फा कोण बनाता हो या बनाता है या बनाता हो, लिख देता हूँ, ठीक है, बनाता हो, तब दिशा क्या होगा, दिशा यहाँ पे उत्तर पूर्व वाला दिशा नहीं रहेगा कि इस ए के साथ कितने डिग्री से ऊपर है कि नीचे है, उसको बताना है, ठीक है। आप बताएंगे दिशा के रूप में। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या चीज़ है मेरे पास, बी सी है ना। आधार क्या चीज़ है आपके पास, ओ बी है, ओ बी हो गया। तो टेन अल्फा का टेन अल्फा हो गया। देखो बी सी का वैल्यू आपको पता है, बी साइन थीटा है, बी सी का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा है, ठीक है। और ओ बी का वैल्यू पता है ना, ओ बी जो है ओ ए प्लस ए बी आता है ना, ए और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी कॉस थीटा। तो वेक्टर कभी कभी नहीं दिया रहता, तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी लिख देंगे तब भी चलता है, ठीक है। वेक्टर लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इतना कर लिए। अब इसमें बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है भाई, है क्या चीज़ ये, ठीक है। देखो इसको समझो कि बोलना क्या चाह रहा है, बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ है। तो इतना तो समझ गए। इस फार्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ और आपका जो परिणामी है उसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। जो मेन फार्मूला है आपको सिर्फ उसी बस को बचाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि r बराबर जो दिख रहा है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या चीज़ है आपके पास, कॉस थीटा। तो ये आया क्या चीज़ है क्या चीज़ ये, तो समझिए। बस सबको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। देखो एक क्या है, हमें पत्थर रखा हुआ है, एक आदमी इसको इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समझ गए कि एक आदमी रस्सी को इधर से खींच रहा है, एक आदमी रस्सी को इधर से खींच रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो टोटल जो भाई ये पत्थर किधर जाएगा, पत्थर पर बल किधर लगेगा, तो पता ही होगा कि एक इधर खींच रहा है, किधर, तो पत्थर कहीं बीच तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसी का मान था, मान लो ये वेक्टर ए रहा होगा, ये वेक्टर बी रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा रहा होगा, तो पत्थर जाएगा किधर, तो ये वही कितना उस पत्थर पे कितना बल लगेगा, ठीक है। कितना बल की बात कर रहे हैं, मान लो इतना बल से खींच रहा है, ये इधर इतना बल से खींच रहा है, तो पत्थर किस बल से आगे बढ़ेगा, तो वही बल है, वही फोर्स है, ठीक है। तो इसका कुछ हम स्थिति देख लेते हैं। स्थिति समझिएगा, स्थिति थीटा इक्वल्स टू, मैं 0 डिग्री लेता हूँ। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कहने का मतलब ये है कि एक पत्थर रखा हुआ है, एक आदमी इधर खींच रहा है, ठीक है, ए के ताकत से, तो दूसरा आदमी भी इधर से, मतलब जो बी दिख रहा है वो भी इसी तरफ इसी रस्सी को खींच रहा है, दोनों एक ही तरफ। तो एंगल नहीं है ना, दोनों के एंगल के बीच कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। यानी इस पत्थर को एक आदमी उधर से खींच रहा है, उसी दूसरा आदमी भी इस चीज़ में खींच रहा है, तो कितना बल लगेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। थीटा की जगह में कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और हमको पता है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब देखो ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इससे ये का कट जाएगा। तो r बराबर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ a प्लस बी, यानी कि जब दोनों एक तरफ से खींचेंगे ना तो दोनों बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यदि मान लो ये पत्थर को 5 न्यूटन के बल से खींच रहा होगा और ये इतना 3 न्यूटन के बल से खींच रहा होगा, तो टोटल इस पत्थर पे कितना बल लगेगा, 8 न्यूटन का बल लगेगा। 3 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का बल लगेगा, और एक ही डायरेक्शन में है। इसका एंगल निकाले थे, फार्मूला एंगल का निकाले थे ना, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या था, वेक्टर ए प्लस बी क्या था, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा था, ऐसा था ना। तो भाई थीटा का मान कितना लिए हो, 0 डिग्री लिए हो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा का टेन अल्फा हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है,
तो यहाँ पे a प्लस बी कॉस जीरो। अरे भाई साइन जीरो का मान जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, ऊपर जीरो होगा सब जीरो हो जाएगा ना, कोई एंगल नहीं बनेगा, कोई दिशा नहीं बनेगी। तो कहाँ कहाँ देखो कोई एंगल बन रहा है क्या, जीरो एंगल बन रहा है ना, तो इसलिए वो जीरो दिखा रहा है। ठीक, स्थिति नंबर 1 है, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2 में देखो, मान लो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छे से इस चीज़ को समझ ले रहे हो कि जो जितना भी सदिश राशि होंगी, जैसे कि वेग है, त्वरण है, और क्या चीज़ है, बल है, इन सब में यही फार्मूला लगने वाला है। ऐसा ही फार्मूला निकालते हैं परिणामी निकालने के लिए। याद रखना, जितना भी सदिश होता है मैक्सिमम टाइम 99% हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हैं परिणामी निकालने के लिए, सदिश वालों का। ठीक है, सदिश राशियों का। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री कहने का मतलब एक पत्थर है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक दूसरा आदमी इधर से खींच रहा है, इधर 90 डिग्री पे खींच रहा है, तो पत्थर का जो नेट बल कितना लगेगा और कहाँ लगेगा, किधर लगेगा, उसको निकालेंगे। समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का आर यहाँ पे हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यहाँ पे क्या रखेंगे 90। और याद रखना कि चूंकि cos 90 का वैल्यू होती है 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा क्या चीज़ 0। समझ गए, cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, इतना। तो फार्मूला r इज इक्वल टू उसके लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना, टेन अल्फा इज इक्वल टू दिशा निकालते हैं ना, दिशा की क्या हालत रहेगी, क्या है दिशा, तो दिशा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी साइन थीटा, जानते हैं बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक गलत कर डाला का, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, सही है। तो बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा दिया है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखे हैं, तो टेन अल्फा का टेन अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का बी है, यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पे ए का ए है, यहाँ पे b कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 90, तो cos 90 जीरो आने ये हो जाएगा 0। ठीक है, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे b हो जाएगा, b उड़ित एक, तो एक का तो मतलब नहीं है, वही रहेगा। नीचे में क्या हो गया a, यानी कि b बटे a हो जाएगा। तो b बटे a यानी कि मान जो दिया है उसका भाग कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना डिग्री कितना एंगल से आगे पीछे है वो भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। परिणामी कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। तो तीसरा कंडीशन देखो, मान लो कि थीटा इक्वल्स टू स्थिति नंबर तीसरा, ठीक है, स्थिति नंबर क्या चीज़ है, थर्ड, जब थीटा इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री हो। कहने का मतलब क्या, एक आदमी रस्सी को इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो भाई जिसका बल ज़्यादा होगा उधर ही पत्थर जाएगा। तो परिणामी समझ रहे हो ना, जैसे मान लो जिसका बल, ये ज़्यादा बल ताकत लगा रहा होगा तो पत्थर उधर जाएगा, यदि ये ज़्यादा ताकत लगा रहा होगा तो पत्थर इधर आएगा। ठीक है, 180। तो देखो r क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो इस कॉस, जब नीचे स्टेप में करिएगा, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो माइनस यहाँ पे वो यहाँ लग जाएगा माइनस जो है। अब देखो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया। तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, a माइनस बी, है ना, घटा देंगे, तो बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो ज़्यादा ताकत लगा रहा होगा उधर जाएगा पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, थीटा का मान आधा कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आप इतना को अच्छे से करिएगा। ये वीडियो अब जो है 32-33 मिनट का हो चुका है, तो बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग क्या है ना, प्रक्षेप गति जो होता है समतल का मेन, उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।